बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं पेश कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 वेव्स की एक्सरसाइज में मौजूद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और उनके ऐसे आंसर जिन्हें न सिर्फ अंडरस्टैंड करना और लर्न करना बड़ा आसान है, बल्कि आप उनकी मदद से एग्ज़ाम में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question is, what is the difference between progressive and stationary waves? Question है कि progressive waves और stationary waves में क्या difference है। आइए हम progressive waves और stationary waves में मौजूद चंद differences को डिस्कस करते हैं। Progressive waves किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस से पैदा होती हैं और वो अपने सोर्स से अवे ट्रेवल करती हैं, जबकि stationary waves दो बिल्कुल एक जैसी वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जब सुपरपोज होती हैं तो तब पैदा होती हैं। इसको समझाने के लिए कंसिडर कर लें कि एक रोप का एक एंड वो दीवार के साथ बंधा हुआ है और उसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हम उसमें वेव्स जनरेट करती हैं, जिसे फिगर में ब्लू कलर से दिखाया गया। ये इनकमिंग वेव जब रिजिड स्पॉट से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जो वेव आती है, ये दोनों आपस में सुपरपोज करती हैं। इन दोनों वेव्स के यानी इनकमिंग वेव रिफ्लेक्टेड वेव के आपस में सुपरपोज होने की वजह से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं और हमें पूरी स्ट्रिंग इस तरह डिफरेंट लूप्स में वाइब्रेट करती हुई दिखाई देती है, जो कि स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। दूसरा डिफरेंस है प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रेवल अवे फ्रॉम द सोर्स। जो प्रोग्रेसिव वेव हो अपने सोर्स से अवे ट्रेवल करती हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स उनका वेव प्रोफाइल वो मूव नहीं करता, वो उसी मीडियम में महसूर रहती हैं। इसको समझाने के लिए दोबारा फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव में वेव जो शेप है या वेव जो प्रोफाइल है वो एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल कर रही हैं उसी डायरेक्शन में वैसे का वैसा मूव करता है, जबकि स्टेशनरी वेव्स उसमें वेव प्रोफाइल मूव नहीं करता, जबकि वेव प्रोफाइल स्टेशनरी रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं तो इसमें डिफरेंट लूप्स पैदा होते हैं। डिफरेंट लूप्स में ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होती है और ये शेप यहाँ एज सच रहती है, ये शेप आगे ट्रेवल नहीं करती। थर्ड डिफरेंस इज all the particles of the medium undergo oscillatory motion as progressive wave pass through them। जब प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम से पास करती है तो उसके मीडियम के सारे पार्टिकल्स वो ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं। जबकि स्टेशनरी वेव्स के केस में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वाइब्रेट नहीं करते, जिनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहती है। इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये पॉइंट N ये नोड कहलाता है। इस पॉइंट पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करते। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव्स के केस में मीडियम के सारे पार्टिकल्स उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, वो एक जैसे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स के केस में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नोड के केस में एम्पलीट्यूड जीरो होगा, उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, जबकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं और उन्हें एंटी नोड कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन अ मीडियम। प्रोग्रेसिव वेव्स वो एक जगह से दूसरी जगह मीडियम में एनर्जी कैरी करती हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन के हवाले से वेव्स की 2 टाइप्स हैं। उनमें से एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, whereas in longitudinal waves the particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves। Students, ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है
उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट और लास्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि वेव्स वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही हैं, जबकि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। मीडियम के पार्टिकल्स वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स और टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वो उसी लाइन के अलॉन्ग, उसी के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, मीडियम के पार्टिकल भी उसी लाइन के पैरेलल या उसके अलॉन्ग ही वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ट्रांसवर्स वेव्स उनमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रेस्ट एक ट्रांसवर्स वेव में मीन लेवल के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, जबकि ट्रफ मीन लेवल से लोअर पार्ट को कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होते, बल्कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। कंप्रेशन वो पार्ट होता है जहां मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और रेयरफैक्शन वो पार्ट है जहां मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स हैं इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर लाइट वेव्स, वेव्स इन अ रोप एंड वाटर वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स में लाइट वेव्स हैं, और रोप में जो वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं ये टॉप पे, वो और वाटर वेव्स शामिल हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उनमें साउंड वेव्स हैं और ये वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, जैसे कि आप सेंटर वाली फिगर में, सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए बीट्स कैसे यूजफुल हैं। स्टूडेंट्स, हम स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार, वायलिन वगैरह को बीट्स के फिनोमेना से ट्यून कर सकते हैं। यहाँ ट्यूनिंग से मुराद उनकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा गिटार है जिसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं है, जिसके सुर सही नहीं निकलते, तो हम इस गिटार को एक स्टैंडर्ड गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए या एक ही सुर के लिए इकट्ठा प्ले करेंगे। अगर तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क हुआ, अगर तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, तो फिर बीट्स पैदा होंगी। बीट्स से मुराद यहाँ आवाज की इंटेंसिटी में उतार चढ़ाव है। अगर तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फर्क हो तो साउंड की इंटेंसिटी वेरी करती है। अब हम दोनों को इकट्ठा प्ले करते हैं और अगर बीट्स सुनाई दे रही होती हैं, फिर हम अपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट उसकी स्ट्रिंग्स को टाइट या लूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के हेड पर मौजूद हम पेग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनको रोटेट करने की वजह से स्ट्रिंग टाइट या लूज होती हैं और इस दौरान उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इस दौरान हम बीट्स को भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। जब कोई बीट्स पैदा नहीं होंगी तो फिर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो चुका होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि जब दोनों इंस्ट्रूमेंट यानी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो फिर बीट्स भी प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस तरह हम बीट्स के फिनोमेनों को इस्तेमाल करते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर सकते हैं। तो यही आंसर हमने लिखा है। द एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ट्यूनिंग। A string musical instrument can be tuned by using beats. For this purpose, faulty musical instrument and a standard musical instrument are sounded together to play the same note. यहाँ notes से मुराद सुर या frequency है। If frequencies of the two are slightly different, then the beats are produced. The strings of the faulty instrument can then be adjusted to the desired frequency by tightening or loosening them until no beats are heard. Next question discuss करते हैं, question number 4. Question is, two wave pulses traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass. What happens to the energy possessed by the waves? Question है कि दो wave pulses opposite direction में travel करते हुए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो इन वेव्स के पास जो एनर्जी मौजूद थी उसका क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों तो उससे स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। स्टेशनरी वेव्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि वाइब्रेट नहीं करते, उन्हें नोड्स कहा जाता है, क्योंकि नोड्स वो पॉइंट होते हैं
जहां मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते उनकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होती है, इसलिए एनर्जी इन पॉइंट्स से आगे ट्रैवल नहीं करती। एनर्जी इन्हीं नोड्स के दरमियान ट्रैप हो जाती है और मीडियम के पार्टिकल्स इन नोड्स के दरमियान कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं और एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ऑसिलेट करती रहती है। तो ये आंसर हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वेव्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड as potential energy and kinetic energy of particle of the medium, not destroyed. When two waves traveling in opposite direction superpose each other, then stationary waves are produced. In stationary waves, there are some points called nodes where particles of the medium have zero displacement. The energy possessed by original waves is trapped in the region between nodes. This energy is continuously interconverted into potential energy and kinetic energy of the oscillating particles of the medium between the nodes. स्टूडेंट्स, इसको फर्दर समझने के लिए आप फिगर में देख सकते हैं कि दो वेव्स हैं। एक वेव जिसे ब्लू कर्व से दिखाया गया है, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जबकि दूसरी वेव जिसे रेड कर्व से दिखाया गया है वो लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही है। जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं तो इससे स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। स्टेशनरी वेव्स को इस ब्लैक कर्व से दिखाया गया है। इस स्टेशनरी वेव्स की वजह से एक स्ट्रिंग वो डिफरेंट लूप्स में वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप इस टॉप वाली फिगर में देख सकते हैं। इन लूप्स के एंड पॉइंट्स वो नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर वाला पॉइंट वो एंटी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां मीडियम के पार्टिकल्स वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, जबकि नोड्स वो पॉइंट है जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब इन पॉइंट्स पे मीडियम के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एनर्जी इन पॉइंट्स से आगे ट्रेवल नहीं कर सकती और वेव की जो एनर्जी है वो इन्हीं दो पॉइंट्स यानी नोड्स के दरमियान मीडियम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है, जो कि कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जिसमें दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो वो आपस में इस तरह से मीट करती हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाती हैं। ये तब होता है जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मीट कर रहा हो, यानी दोनों का फेज सेम हो, दोनों इन फेज हों। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होता है जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मीट कर रहा हो या एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के साथ मीट कर रहा हो, यानी दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हों या उनमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो। तो पहला डिफरेंस वो दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस का है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस वो जीरो होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस वो 180 डिग्री होता है। दूसरी कंडीशन ये है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब किसी एक पॉइंट पे वेव्स दो मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुंच रही हों तो उनके पाथ में डिफरेंस वो लैम्डा यानी वेवलेंथ और उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब किसी एक पॉइंट पे दो वेव्स इस तरह से मीट कर रही हों कि वो अपने सोर्स से जब उस पॉइंट तक पहुंचती हैं तो उनके पाथ में जो डिफरेंस है वो λ/2 यानी वेवलेंथ का हाफ या उसका कोई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यही दोनों कंडीशन हमने रखी हैं। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द टू वेव्स शुड सुपरपोज इन फेज, that is the phase difference should be 0, or the path difference between the waves should be either 0 or integral multiple of wavelength lambda. Path difference is equal to 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, or in general we may write path difference is equal to m lambda, where m is 0, 1, 2, 3, it is any number.
जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं तो किसी एक पॉइंट पे दो वेव्स इस तरह से पहुंचती हैं कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मीट करता है और वो दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाती हैं, जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस वो ये हैं, द टू वेव्स शुड मीट आउट ऑफ फेज, that is the phase difference should be 180 degree, and number 2, the path difference between the waves should be an odd integral multiple of a half wavelength lambda by 2, that is path difference should be either lambda by 2, 3 lambda by 2 or 5 lambda by 2 and so on, that is an odd integral multiple of a lambda by 2. Path difference is equal to 2m plus 1 into lambda by 2, where m takes the values 0, 1, 2, 3. इस इक्वेशन में 2m plus 1 एक ऑड नंबर को इंडिकेट करता है। अगर m की जगह हम 0 पुट करें तो इस ब्रैकेट में 1 आ जाता है, यानी फर्स्ट टर्म हमें लैम्डा बाय 2 मिलती है। अगर हम m की जगह 1 पुट कर दें तो ये 2 1s are 2 plus 1, यानी ब्रैकेट के अंदर 3 आ जाएगा, यानी ये सेकेंड टर्म हमें 3 लैम्डा बाय 2 मिलती है। इसी तरह ये पूरा फैक्टर किसी ऑड नंबर को इंडिकेट करता है। हमें पता चला कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो और पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के दरमियान वो लैम्डा बाय 2 या उसका कोई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। ऐसी सूरत में किसी एक पॉइंट पर जब वेव्स पहुंचती हैं तो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ या एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के साथ मीट करता है और वो दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Question is it possible for an object which is vibrating transversely to produce sound waves? क्वेश्चन है कि क्या मुमकिन है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करते हुए साउंड वेव्स जनरेट करे। हम जानते हैं कि साउंड वेव्स किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है तो उससे भी साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। इसी तरह जब आप एक ड्रम को बीट करें तो उससे भी साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। और इसी तरह स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल गिटार, सितार वगैरह, ये भी जब इनकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो भी साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करते हुए साउंड वेव्स जनरेट कर सकता है, यानी जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी वाइब्रेटरी मोशन की जो डायरेक्शन है, उसके वाइब्रेट करने की डायरेक्शन साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर हो। क्या ऐसा मुमकिन है? तो यकीनन इन सारी एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहे हैं साउंड वेव्स उसके परपेंडिकुलर भी प्रोपेगेट कर रही होती हैं। तो इसका आंसर हम यस में लिखेंगे। यस, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली कैन प्रोड्यूस साउंड वेव्स। फॉर एग्जांपल, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, ड्रम एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक guitar, sitar and violin etc. produce sound waves. When strings are plucked, then they vibrate transversely and produce sound waves which are longitudinal in nature. Question number 8. Why does a sound wave travel faster in solids than in gases? Question है कि sound waves वो solids में ज़्यादा तेज़ क्यों ट्रैवल करती हैं gases के मुकाबले में। Students, आप जानते हैं कि solids में atoms एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जबकि गैसेस में एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो वेव जो होती है वो डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम से ट्रैवल करती है। तो सॉलिड्स में क्योंकि एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो लिहाजा कोई भी डिस्टर्बेंस बड़ी तेज़ी से उसमें ट्रैवल करेगी, एक एटम से दूसरे एटम और उससे नेक्स्ट ट्रैवल करती चली जाएगी। जबकि गैसेस में क्योंकि एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा वहाँ डिस्टर्बेंस का ट्रैवल करना या वेव का ट्रैवल करना ज़्यादा तेज़ी से वो मुमकिन नहीं होता। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे या डिस्टर्बेंस ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी, जबकि लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम स्पीड के साथ डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है। तो एक रीज़न सॉलिड्स में एटम्स का एक दूसरे के करीब होना और किसी डिस्टर्बेंस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, जबकि दूसरी रीज़न हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e बाय रो है। यहाँ e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है,
जबकि रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। ये इक्वेशन बताती है कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पीड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और दूसरा इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी स्पीड ज़्यादा होगी। अब सॉलिड्स की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लिहाजा उनमें स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन उन सॉलिड्स में स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में। तो आंसर हमने ये लिखा है, ऑल्दो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन गैसेस बट गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, that is modulus of elasticity of solids have much greater value than that of gases। लिहाजा E by rho सॉलिड्स के लिए इसकी वैल्यू गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होगी, क्योंकि रेशो E by rho की वैल्यू सॉलिड्स के लिए गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा है उनके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ज़्यादा होने की वजह से। लिहाजा सॉलिड्स में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हेंस फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ गैस चेंज विद द टेम्परेचर। क्वेश्चन है कि एक गैस में साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ चेंज क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी गैस में या एयर में साउंड की स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p बाय रो है। इसमें v स्पीड है, p प्रेशर ऑफ द गैस है और रो उसकी डेंसिटी है। यानी स्पीड ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर किसी गैस का इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी वो कम होगी, और अगर डेंसिटी कम होगी तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि उसकी स्पीड, साउंड की स्पीड उस गैस में फिर इंक्रीज होगी। तो यही हमने आंसर लिखा है, दिस रिलेशन शोज दैट स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज the gas expands and its volume increases. Thus, density of the gas decreases with the rise of temperature and therefore speed of sound increases. तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, और डेंसिटी जब डिक्रीज होती है तो स्पीड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Is it possible for two astronauts to talk directly to one another even if they remove their helmets? क्वेश्चन है कि क्या यह मुमकिन है कि दो एस्ट्रोनॉट्स वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात कर सकें जब वो अपना हेलमेट भी रिमूव कर दें। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब वो स्पेस में जाते हैं तो एक ख़ास सूट उन्होंने पहना होता है जिसमें हेलमेट भी मौजूद होता है और उन्हें ऑक्सीजन उससे दी जाती है। वो एक दूसरे से डायरेक्टली टॉक नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, वहाँ कोई मीडियम मौजूद नहीं है, और साउंड वेव्स उनके ट्रैवल करने के लिए, उनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, तो वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो की मदद से राब्ते में रहते हैं। वो हेलमेट को रिमूव करने के बाद एक दूसरे के साथ डायरेक्टली टॉक नहीं कर सकते। तो ये आंसर हमने लिखा है, नो, इन स्पेस astronauts cannot talk directly with one another after removing their helmets. Reason: sound waves are mechanical waves and require medium for propagation, which is not present in space. Before removing helmets, they can listen to each other by a radio transmitter. Next question is question number 11. Question is, estimate the frequencies at which a test tube 15 centimeter long resonates when you blow across its lips. क्वेश्चन है कि आपके पास एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब है, जब आप उसके लिप्स के अक्रॉस ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो उसमें जो वेव्स जनरेट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करें। तो टेस्ट ट्यूब की हमें लेंथ बताई गई है कि ये 15 सेंटीमीटर है। इसमें हमने फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब का एक एंड क्लोज होता है तो ये एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह एक्ट करेगी। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग 100 तो ये 0.15 मीटर आएगी। इसके अलावा साउंड की स्पीड ये हमें
पता है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस साउंड की स्पीड एयर में होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है एफ, यानी फ्रीक्वेंसीज जिसके साथ ये ट्यूब रेजोनेट करेगी। तो क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह एक्ट करती है, तो लिहाजा इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसका फार्मूला है F1 इज इक्वल टू V/4L। यहाँ 2L नहीं आया बल्कि 4L आया, क्योंकि ये एक एंड इसका क्लोज्ड है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 332 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। कैलकुलेशन करने से ये F1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 553 हर्ट्ज। इसी तरह क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह एक्ट कर रही है टेस्ट ट्यूब, तो इसमें जो सेकेंड हार्मोनिक होगा उसकी वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स होगी। इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, इसमें वही फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो सकती हैं जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कोई ऑड मल्टीपल हो। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 3F1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 553 विच कम्स आउट टू बी 1660 हर्ट्ज। इसी तरह नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम्स होगी। तो नेक्स्ट F3 इज इक्वल टू 5F1 और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2765 हर्ट्ज एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी सब दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।